हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए पहले ना सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कहती है इट इज़ द रीजन सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट वेयर कूलम्ब फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। मान के चलिए मेरे पास ना ये एक ऐसा चार्ज है, उसको ना मैं प्लस नेचर का चार्ज कह रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल क्यू। एक दूसरा चार्ज ले लेता हूँ माइनस नेचर का, ठीक है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है कैपिटल क्यू, बस नेचर माइनस है मतलब निगेटिव चार्ज है। अब ये जो हमारा प्लस चार्ज है इसके सराउंडिंग में जो रीजन है उसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने इस सराउंडिंग रीजन को मार्क किया है। उसी तरीके से निगेटिव चार्ज के भी इस रीजन को मार्क कर रहा हूँ। ये बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, फिजिकल ऐसा कोई कलर से तो रीजन होगा नहीं। चलो, अब अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ये ऐसा रीजन है सराउंडिंग अ चार्ज पार्टिकल और या फिर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जहां पर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लेते हैं मैं एक चार्ज ले रहा हूं और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है +1 कूलम, ठीक है। तो ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है +1 कूलम वाला। अब इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही मैं इस रीजन में लाता हूँ क्या होता है, यहाँ पर ना एक दो चार्ज के बीच में कूलम्स फोर्स आता है। और हम जानते हैं कि व्हेन देयर आर टू चार्जेस ऑफ लाइक नेचर मतलब वो दोनों पॉजिटिव या दोनों अगर निगेटिव है तो उनके बीच में कैसा फोर्स आता है, कूलम फोर्स रिपेलिंग नेचर का आता है। सो दिस चार्ज विल हैव रिपेलिंग कूलम फोर्स, रिपेलिंग कूलम फोर्स, ठीक है। और यही चार्ज अगर मैं निगेटिव चार्ज वाले रीजन पर मतलब यहाँ पर लेके आऊँ, ठीक है, यहाँ पर लेके आऊँ ये प्लस क्यू वाला चार्ज, तब क्या होता है, अनलाइक चार्जेस दे विल हैव अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव कूलम फोर्स। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू जो प्लस स्मॉल क्यू जो चार्ज है इट विल ट्राई टू गेट पुल टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इट इज द रीजन सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल वेयर अनदर चार्ज और अनदर पार्टिकल हैविंग सम चार्ज विल एक्सपीरियंस द कूलम फोर्स। चलो, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जिस भी पर्टिकुलर पार्टिकल या चार्ज का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने वाला हूँ उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। तो यहाँ इस केस में ये जो हमने कैपिटल क्यू लिया है वो क्या है हमारा सोर्स, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव रहे या चाहे निगेटिव रहे ये हमारा सोर्स चार्ज होगा। और दूसरे जिस चार्ज से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे जिस चार्ज की हेल्प से उसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये क्या है हमारा टेस्ट चार्ज, याद रहेगा आपको। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई सारे डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें एक कन्वीनियंट टेस्ट चार्ज चाहिए होता है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो, नेचर फिक्स हो। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है 1 कूलम और उसका नेचर लिया जाता है हमेशा पॉजिटिव। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब जिस भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की दिशा में जाती हुई दिख रही है हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जाती हुई दिख रही है तो उसे कहेंगे हम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ऐसा आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं पर्टिकुलर किसी चार्ज के पास लाता हूँ, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है, रिपेल होता है। रिपेल होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम आउटसाइड रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वही टेस्ट चार्ज किसी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो अट्रैक्ट हो रहा है मतलब निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज होने के कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इनवर्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मैग्नीट्यूड है एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए मेरे पास ना ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसकी उस चार्ज के पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके सराउंडिंग में होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक ना
दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ यहाँ पर, ये एक टेस्ट चार्ज लेकर आया हूँ, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं क्यू नॉट। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 कूलम और उसका नेचर होता है पॉजिटिव। अब ये जो पर्टिकुलर मेरा चार्ज है वहाँ से इस टेस्ट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर, और ये जो मेरा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ कैपिटल क्यू, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि इन दो चार्ज के बीच में कितना कूलम फोर्स होगा, तो हमें पता है कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के, दोनों चार्ज का मैग्नेट, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज है मेरा, वो मैंने इस कैपिटल क्यू चार्ज के रीजन के सराउंडिंग में जब लाया, तब उसने कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस किया है, और वो एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमने लिख लिया है। लेकिन वो जो फोर्स है कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को अगर मैं कूलम फोर्स के नीचे डिवीजन में लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, याद रहेगा। सो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज इस निगेटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर लेकर आऊँ, निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है मान के चलिए कैपिटल स्मॉल Q1, और ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट। तो हम जानते हैं दोनों के बीच का फोर्स होता है के Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, क्यू नॉट चार्ज अगर एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, F अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस वुड बी अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू वन अपॉन आर का स्क्वायर। अब रही बात डायरेक्शन की, तो यहाँ पर डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड दिशा में रहेगा, और अगर अगर निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्लस क्यू चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड का हम स्टडी करने वाले हैं, उसके उससे आर डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज लाया है, तो उसके डिस्टेंस को मैं एक पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए दिस आर इज अ पोजीशन वेक्टर, और उसको वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट किया है। वैसे ही क्यू नॉट चार्ज को राइट फ्रॉम माई दिस सोर्स चार्ज, निगेटिव वाले सोर्स चार्ज, ये जो है ना ये निगेटिव सोर्स चार्ज, उससे भी आर डिस्टेंस पर पोजीशन कर रहा हूँ, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पर जो कैलकुलेट की है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अगर डायरेक्शन बताना है तो हम जानते हैं प्लस क्यू चार्ज है तो भैया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे मार्क कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर आर, क्योंकि जिस दिशा में पोजीशन वेक्टर जा रहा है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है। अब यहाँ पर आइए सेकंड एग्जांपल में, यहाँ क्या हुआ था, जो हमारा सोर्स चार्ज है वो निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर आ रही होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू अपोजिट ऑफ द पोजिशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो बाहर की दिशा में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की दिशा में आ रही है, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बताते हैं। तो चाहो तो आप इसे और सिंपल करके लिख सकते हो इस तरीके से, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू वन अपॉन आर स्क्वेयर, और यहाँ पे हो गया पोजीशन वेक्टर आर।
ठीक है। तो डायरेक्शन बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आगे जाके कई सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में इस डायरेक्शन का काम आएगा, वहाँ पे हम धीरे धीरे करके और एक दो बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इट इज़ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये याद रखना। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ना एक और बात हमें समझ लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मेरे पास ये एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और वहां से कुछ डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा है, मान लीजिए क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज और ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है आर। और मैं आपसे पूछूं कि भैया इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू नॉट की जो पोजीशन है, मतलब आर डिस्टेंस पर कितनी है, तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय के कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि हम कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर से, क्योंकि के तो है कूलम्स कांस्टेंट और कैपिटल क्यू चार्ज उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। इसका मतलब ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी सेड एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को आप यहाँ नज़दीक लेकर आएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मूव कर रहा हूँ। सो अगर ये क्यू नॉट चार्ज मैं यहाँ से उठाकर इसके पास लेकर आऊँ, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसको फिजिकल सेंस में हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को मैं इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के पास जितना करीब लेते आऊँगा, जितना करीब उसके पास जाने की कोशिश करूँगा, उतने ही जोर से ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, दूर धकेलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके से ये एक अपोजिशन हो गया है, किसके लिए, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज एज आई टोल्ड यू बिफोर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में अगर ये हमारा टेस्ट चार्ज आता है, तो जितने वो ज़्यादा नज़दीक आते जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वो फील करेगा। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना कूलम फोर्स का ही एक स्ट्रेंथ है, जो वो क्या करता है, पर्टिकुलर चार्ज एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, अगर प्लस क्यू चार्ज की जगह माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए, तो माइनस क्यू सोर्स चार्ज है मेरा और उसके पास में लेकर आ रहा हूँ अपना टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर जानते हैं माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो इनवर्ड होती है, मतलब वो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज इज लाइक अ फोर्स। वो कितना स्ट्रांग होगा, जब जैसे जैसे ये पर्टिकुलर जो टेस्ट चार्ज है मेरा वो इस निगेटिव चार्ज के पास जाते जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम फोर्स की ही इंटेंसिटी होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, समझने के लिए इसको याद रखिए। तो हम डेफिनेशन वाइज तो देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट कूलम्स फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। अब जैसा हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, वैसे ही हमें पता है ये जो कूलम फोर्स होता है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है कूलम फोर्स, यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों दोनों ही जगह देखिए के क्यू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर के क्यू कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली कूलम फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के साथ। तो अगर मैं एक कॉमन ग्राफ निकालूँ इस तरीके से, देखिए इन बिटवीन यहाँ पर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कूलम फोर्स प्लॉट करता हूँ, और एक्स डायरेक्शन में अगर मैं डिस्टेंस प्लॉट करता हूँ बिटवीन टू चार्जेस, देन आई कैन से that electric field intensity and coulomb force will have this type of curve as E is inversely proportional to R square and F is also inversely proportional to R square। ठीक है, so this would be the nature of graph। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा है कि मेरे पास अगर कोई एक चार्ज है जिसके सराउंडिंग में मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ, मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज है, और उन दो चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ये जो पर्टिकुलर मेरा टेस्ट चार्ज है वो किसी एक चार्ज के सराउंडिंग में नहीं है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहला चार्ज Q1 है
फिर मैं एक दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ, वो है Q2। Q2 चार्ज से Q नॉट का डिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए R2। Q1 से Q नॉट का डिस्टेंस R1 ले लिया था। इस तरीके से Q नॉट से हो सकता है किसी एक तीसरा चार्ज Q3, उसका डिस्टेंस है R3। ऐसे टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। और इस तरीके से इतने सारे चार्जेस से सराउंडेड रहने के बाद में जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है, मान के चलती है पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी और उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, क्योंकि अगर कई सारे चार्जेस से वो सराउंडेड है तो कोई चार्जेस पॉजिटिव तो कोई चार्जेस निगेटिव होंगे। अब हमने देखा था निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग होती है, पॉजिटिव चार्ज की अलग होती है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ चार्जेस अगर किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो उस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी, इसे हम समझते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज के केस में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। याद रखना हमारी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर लॉ का एडिशन या फिर वेक्टर लॉ एडिशन वाला जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है। क्या है हम समझेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक पर्टिकुलर पॉइंट है स्पेस में P, और it is surrounded by number of charges. So let's say Q1 charge, Q2 charge, then Q3 charge and similarly n number of charges। तो मैं यहाँ पर Qn ऐसे n charges ले रहा हूँ and let the distance between them is given by R1, R2, R3 and R4। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं this is R1, this distance is R2, और ये जो R1 R2 है ना उसे हम पोजीशन वेक्टर भी कहेंगे। So R3 and let's say this is R4, ठीक है, सॉरी Rn। अब ये जो R है वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, R1 R2 उस रिस्पेक्टिव चार्ज का डिस्टेंस बता रहे हैं, और हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। तो R1 जो है वो पोजीशन वेक्टर कैसे बता रहा है, लेट्स इमेजिन इट इज मूविंग फ्रॉम Q1 टू P, वैसे ही Q2 टू P, देन Q3 टू P, और ऐसे ही Qn टू P, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि पहले चार्ज, ये जो Q1 चार्ज है ना, ये Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, तो आप कहोगे सर इट इज E1 विच इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। और उसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कैसी होगी, आप यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कैसी होगी। तो R1 अगर मेरा पोजीशन वेक्टर है और Q1 अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो जिस दिशा में पोजीशन वेक्टर है उसी दिशा में डायरेक्शन है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव मार्क कर रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 इज गिवन बाय के Q1 R1 अपॉन R1 का यूनिट अपॉन R1 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ R1। देन सेकंड चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये देखिए ये मेरा सेकंड चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगा, और किस डायरेक्शन में करेगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में करेगा, मतलब पोजीशन वेक्टर जो R2 है उसकी डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। चलो इसको मार्क कर लेते हैं। सो E2 वुड बी इक्वल टू के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और पोजीशन वेक्टर ऑफ R2। सिमिलरली E3 क्या होगा, E3 वुड बी के Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R3 का पोजीशन वेक्टर। और ऐसे ही करते करते हम आएंगे अप टू En तक, मतलब n नंबर के चार्ज के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दैट वुड बी गिवन बाय के Qn अपॉन Rn का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर Rn, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो, अगर चार्ज निगेटिव आया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P is given by E net, which is equal to vector sum of electric field intensity due to first charge plus electric field intensity due to second charge, and this will goes on up to nth number of charge, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो ये ना हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है वो आगे हम समझेंगे, तब ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर ना हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P
शोन इन द फिगर। हमें फिगर में पी पॉइंट बताया है और वहाँ पर क्या चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है। अब देखिए इस पी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक चार्ज है जिसका नेचर माइनस है और एक चार्ज है जिसका नेचर प्लस है जो राइट साइड में दिया है। माइनस चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, -2 माइक्रो कूलम। यहाँ पर म्यू जो है इट रिप्रेजेंट्स माइक्रो एंड हम जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, मतलब -2 इंटू 10⁻⁻⁶ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट द लेफ्ट साइड एंड सिमिलरली +3 इंटू 10⁻⁻⁶ would be the magnitude of charge at the right side and we are supposed to calculate the electric field intensity at point P which is situated exactly at the middle of these two charges, because as in figure we can see that this particular charge is situated at distance 1 meter from both the charges and this is possible only if P is at the midpoint. Now अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ये जो लेफ्ट साइड का चार्ज है हमारा ये वाला, इससे कितना आएगा वो चेक करता हूँ। तो हम जानते हैं सबसे पहले आई एम कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर प्रॉब्लम को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नंबर दे देता हूँ। तो लेट से दिस इज चार्ज 1 एंड लेट से दिस इज चार्ज 2। तो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1, उसका अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज के इंटू चार्ज। कितना है चार्ज, वो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कर लेते हैं, इसको मॉड में रख लेते हैं। देखिए, सो सपोज आई नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज, सो इट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, हम इसको मॉड में ले रहे हैं, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ के -2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इन बिटवीन दिस फर्स्ट चार्ज एंड पी, इट इज 1 मीटर, सो 1 मीटर का स्क्वायर। और मॉड क्लोज कर देता हूं मैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट -2 इंटू 10⁻⁻⁶ के। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब k का मैग्नीट्यूड हमें पता होता है, k इज कूलम्स कांस्टेंट जिसका मैग्नीट्यूड होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो हम इसको लिखते हैं -2 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, और ये फाइनली सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, दैट इज -18 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 9 प्लस 3, so this is +3 and final answer is 18 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अभी हम डायरेक्शन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। सो मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ द चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वो हमें मिला है 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब हम वैसे क्या करेंगे, जो सेकंड चार्ज है हमारा विच इज़ ऑफ 3 माइक्रो कूलम, उसे भी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। So secondly, we are calculating the magnitude of electric field intensity because of charge 2. This would be equal to kq upon r square, वही फॉर्मूला लगेगा। So k इंटू q कितना दिया है यहाँ पर, 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ओके, एंड अगेन डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। सो ये हो गया आंसर, 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1। सो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 9 3 जा 27 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ चार्ज 2। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये हमें कैसे मिलेगी, हमें मिलेगी इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहाँ पर इंडिविजुअल चार्जेस कौन है, यहाँ पर इंडिविजुअल चार्ज जो है वो पहला और इंडिविजुअल चार्ज दूसरा, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम करते हैं। अब वेक्टर में तो हमें पता है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हमने यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया है, अब बात आती है इनके डायरेक्शन की। तो हमें पता है अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जाएगी, उसकी टूवर्ड्स द चार्ज। तो हम कह सकते हैं पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगने वाली है फर्स्ट चार्ज के कारण, दिस विल बी टूवर्ड्स -2 माइक्रो कूलम चार्ज, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ E1।
और अगर मैं E2 की बात करूँ तो E2 जो है वो भी कहाँ है, रिपेलिंग नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करने वाला है, बिकॉज ये जो चार्ज है सेकंड वाला वो +3 माइक्रोकूलम है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी टूवर्ड्स द -2 चार्ज। तो अगर कंबाइनली देखें, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटी सी, तो अगर कंबाइनली देखें तो P पॉइंट पर, यहाँ P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज ड्यू टू E1 एंड दिस इज ड्यू टू E2। तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन सो दे विल बी एडेड। जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं सेम टाइप के, उन्हें हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे। सो E1 का मैग्नीट्यूड कितना था, 18 इंटू 10⁻³ प्लस E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 27 इंटू 10⁻3। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैं अगर कहूँ कि लेफ्ट साइड में जितने भी वेक्टर जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निगेटिव मार्क करो। फॉर एग्जांपल इसे E2 को भी निगेटिव मार्क कर रहा हूँ और E1 को भी निगेटिव मार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बोथ आर मूविंग इन -2 माइक्रोकूलम वाले चार्ज की तरफ। तब यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा और फाइनल आंसर भी माइनस ही होगा। अब हम यहाँ पर माइनस प्लस कुछ नहीं लिख रहे हैं, हमने सीधा सीधा डायग्राम से ही डायरेक्शन को समझा है। ठीक है, तो चलो, चाहो तो मैं यहाँ पर डायग्राम में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में ये चीज़ अच्छे से समझ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 विल बी मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड electric field intensity due to charge 2 that will also be moving towards left, and thus both the electric field intensity are getting added together and the value would be equal to, हम यहाँ पर जानते हैं 10⁻³ हम कॉमन ले लेंगे, तो 10⁻³ is common and 18 plus 27, so answer is 10⁻³ into 45. So 45 into 10⁻³ Newton per coulomb is the magnitude of net electric field intensity experienced by that particular point P because of these two charges, and its direction will be, कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन विल बी टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक नया और नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। देखिए क्या कहा है यहाँ पर हमें बोला है 3 point charges are placed at the vertices of right isosceles triangle as shown in the figure. What is the magnitude and direction of resultant electric field at point P which is the midpoint of hypotenuse? अब देखिए हमें एक ट्रायंगल दिया है इन्होंने ABC। ABC ट्रायंगल में दिखता है कि AB और ये जो BC है दोज आर इक्वल साइड्स, एंड CA या फिर AC कह लीजिए दिस इज हाइपोटेनियस। P पॉइंट है वो मिडल है, एट द मिडल पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करना है। अब थोड़ा सा ना क्लोजली इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर A पर +10 माइक्रोकूलम चार्ज होगा तो उसके कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिपेलिंग नेचर की होगी। P पॉइंट पर भी +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो P पॉइंट पर आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी रिपेलिंग होगी। और B पॉइंट पर भी क्या है, +2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो उससे भी आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिपेलिंग नेचर की होगी। तो अगर मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो P पॉइंट पर मुझे क्या दिखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज A is like this. This is electric field intensity because of charge A which is of repelling nature. अगर चार्ज C के कारण जो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, सो इट इज ऑल्सो रिपेलिंग नेचर। अब दूसरी चीज एक बात यहाँ पर और ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये जो P पॉइंट है इट इज सिचुएटेड एग्जैक्टली मिडल। ठीक है, मिडल में रखा है, इसका मतलब है P पॉइंट से A और C सेम दूरी पर है और दोनों पर चार्ज भी क्या है, सेम चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ चार्ज एट पॉइंट A वो जितने भी मैग्नीट्यूड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉइंट C पर जो चार्जेस है उनके कारण होगी। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण एक दूसरे को क्या कर लेगी, कैंसिल कर लेगी। मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट किसके कारण आएगी, वो B पॉइंट के कारण आएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। दूसरी एक चीज याद रखिए, ये जो P पॉइंट है यहाँ पर
ये एग्जैक्टली इन द मिडल है किसके, डायगोन मतलब हाइपोटेनियस के। तो ये डिस्टेंस सी पी और डिस्टेंस पी ए को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ charges at point A would be given as K into 10 microcoulomb is what, 10 into 10 to the power minus 6 coulomb divided by AP का square. Okay, this is let's say equation number 1. फिर हम जानते हैं electric field intensity because of charge at point C will also be equal to K into 10 into 10 to the power minus 6 upon CP का square, है ना, CP का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन 2। सो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे एज ए पी इज एग्जैक्टली इक्वल टू सी पी एंड चार्ज एट ए एंड सी आर equal, then the direction of electric field intensities are opposite. The direction of electric field intensities are opposite. Hence, no electric field intensity will be observed due to charge at A and C। यहां तक बात आ गई समझ में। अब हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P will be due to charge at B। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो P पॉइंट है इस पर B पॉइंट के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट इज EB, यही फंक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, जो इस P पॉइंट को अफेक्ट कर सकती है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहां पर इस डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, बी पॉइंट। ठीक है, तो चलो डायग्राम को हमने एक बार फिर से ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज एट B। ठीक है, कैसे लिखेंगे या कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज P इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है हमें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के लिखूंगा मैं, क्यू इज व्हाट, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो दिस इज 2 माइक्रोकूलम विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज bp स्क्वायर। अब यहाँ पर ना एक चीज याद रखिए या फिर समझने की बात है, ये जो bp है उसका डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, तो वो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं ना एक सिंपल मेथड इस पर यूज करता हूँ। देखिए ये जो bp है यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ करके बताया, ये देखिए ये जो bp है ना, इट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ दिस आइसोस्केल ट्रायंगल विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है और उसकी ये हाइट है। अगर ऐसा कभी रहा और आपको हाइट पता करनी है आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल की फ्रॉम इट्स बॉटम मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस से अगर ये हाइट पता करनी है तो आप डायरेक्टली लिख लेना साइड का जो भी डायमेंशन होगा वो साइड डायमेंशन डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि bp इज इक्वल टू, साइड कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सो 5 बाय √2
सेंटीमीटर। आप चाहो तो ऐसे लिखो। अगर आपको पता करना है कि ये कैसे आया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर्टिकुलर केस में ये जो हमारा ट्रायंगल दिया है ना उसे पहले हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं स्क्वायर में कन्वर्ट, तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, इन दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड को एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पर डी लिख लिया है। और ये जो डायगोनल है जो बी से होकर चला है इसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एट पॉइंट डी। ठीक है, सो फॉर कन्वीनियंस इसको मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ डी पॉइंट तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ये दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो एन आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी क्या हो गया, एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब BD का जो डायमेंशन है और AC का जो डायमेंशन है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अगर ऐसी केस है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पता कर सकते हैं कि इन डायगोनल का डायमेंशन कितना होगा। तो देखिए, एज BD is exactly equal to AC, तो using Pythagoras theorem, हम क्या कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के कारण, जो डायगोनल का स्क्वायर है मतलब AC का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और AC वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, अब AC को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, BD लिख रहा हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने बोला है ऊपर BD इज नथिंग बट AC। एंड अंडर रूट ऑफ AB की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर देखिए AB इज 5 सेंटीमीटर एंड BC इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए यहाँ पर। सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 25। सो आप इसे लिख सकते हो 5√2, दिस इज BD। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, BD डायमेंशन चाहिए क्या, हमें BD डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें BP ढूंढना है क्योंकि हमें एट द एंड किसका स्क्वायर करना है, BP का ही स्क्वायर करना है। अगर आप BP को देखो सो BP इज हाफ ऑफ BD, BP इज हाफ ऑफ BD, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं BP इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय 2। तो BD को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BP, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसी को हम यूज करेंगे। सो ट्वाइस ऑफ BP इज इक्वल टू 5√2, देयरफॉर BP इज इक्वल टू 5√2 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5√2 डिवाइडेड बाय 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 कैंसिल हो गया तो हमें मिला है BP इज नथिंग बट 5/√2। ठीक है, सो 5/√2 सेंटीमीटर इज द डायमेंशन ऑफ BP, और यही डायमेंशन को हम इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इस डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charge at position B acting on point P can be calculated as EP is equal to K इंटू कितना चार्ज दिया है हमें 2 माइक्रोकुलम दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस मिला है BP का 5/√2 सेंटीमीटर, और हमें सेंटीमीटर में नहीं मीटर में चाहिए, सो इट विल बी 10⁻⁻2 दैट्स मीटर एंड होल स्क्वायर। सो K की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, चलिए ये हो जाएगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर से हट जाएगा तो ये रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ से 10⁻+4 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+4 डिवाइडेड बाय 25। देखिए ऊपर क्या आता है, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 2 इज 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻9 एंड 10⁻6 इज 10⁻3, 10⁻3 into 10⁻4, 4 plus 3 is 7, so this is 10⁻7, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.44 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज
1.44 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा इस बात को। और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इट विल एक्ट अलोंग बीपी। देखिए हमने देखा था ना, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो बी के कारण आएगी ऑन पॉइंट पी, दिस विल बी एक्टिंग अलोंग बीपी। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्टिंग अलोंग बीपी। ठीक है, आप चाहो तो इसे वेक्टर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप वेक्टर मेथड से भी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखिए हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, तो बच रहा था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी एट पॉइंट पी। और इसकी अगर डायरेक्शन पता करनी है तो हम हॉरिजॉन्टल से ये थीटा पता कर सकते हैं, या इसे कह दीजिए अल्फा। अब अल्फा कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास दो वेक्टर पहले से है, ये एक ए पॉइंट है और ये दूसरा बी पॉइंट है। यहाँ हम इसे पोजीशन वेक्टर कंसिडर करते हैं। सो पोजीशन वेक्टर बी ए का जो डायमेंशन है इट इज़ 5 सेंटीमीटर, और पोजीशन वेक्टर बी सी का जो डायमेंशन है बी सी का, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच का हमें थीटा पता है, दिस इज 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, सॉरी वेक्टर बी सी, क्योंकि जिस भी वेक्टर से हम डायरेक्शन लेते हैं वो वेक्टर पहले नहीं लेते हैं, तो हमें डायरेक्शन सी से लेना पड़ेगा। सो बी सी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो हम जानते हैं वेक्टर बी सी इज 5 इंटू साइन क्या लेना पड़ेगा 90। देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है ना, थीटा कितना है टोटल 90 डिवाइडेड बाय ए बी इज ऑल्सो 5 प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 90। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ tan अल्फा। सो साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1, सो दिस इज 5 अपॉन 5 प्लस 5 इंटू कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यस। So 0 multiplied by 5 is again 0. Therefore, what we are left with is 5 by 5. This is tan of alpha. Then alpha is equal to tan inverse of 5 upon 5 is 1. और हम जानते हैं किस tan के कौन से थीटा की वैल्यू होती है 1, इट इज़ 45 डिग्री। सो अल्टीमेटली हमें अल्फा कितना मिला है 45 डिग्री। सो अल्फा इज़ 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये अगर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री है तो वर्टिकल से भी क्या हुआ 45 डिग्री। तो आप आंसर में चाहो तो लिख सकते हो एक्टिंग अलोंग वेक्टर बीपी और 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट अ प्रोटॉन at a distance of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. The charge on proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Calculate the intensity of electric field due to proton at this distance. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं कि भैया ये जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन होगा और उसके जो सराउंडिंग में होगा वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होगा। तो मान के चलिए ये मेरा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर मैं प्रोटॉन ले रहा हूँ एक, और उसके जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान के चलिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन जितना ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस या फिर निगेटिव में हम लिखते हैं और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ QP, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन विच इज गिवन एज plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, whereas charge on electron as we know it is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। ठीक है, चलो फिर क्या दिया है हमें, फिर दिया है कि द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अबाउट प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। मतलब अगर इस डिस्टेंस को r कहा जाए तो r की वैल्यू दी है हमें 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11
मीटर। ओके, चलो। और हमें क्या पता करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, मतलब इस चार्ज ऑन प्रोटॉन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किस पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर, वो पता करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन हम क्या लिखेंगे, के इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी सॉल्व या फिर फाइंड आउट। तो चलिए, के की वैल्यू हमें पता है, फ्री स्पेस में के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज गिवन एज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और इसका होल स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको, फिर क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्रोटॉन एट द गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। सो 9 इंटू 1.6 इंटू, देखिए 10⁻9 और 10⁻−19 ये हो जाएगा 10⁻−10। सो आई एम राइटिंग इट एज 10⁻−10 डिवाइडेड बाय, अब 5.3 इंटू 10⁻−11 का स्क्वायर है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ 5.3 का स्क्वायर इंटू 10⁻22। अब ये 10⁻−22 है, ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻+22 हो जाएंगे। ई पी इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−10 इंटू 10⁻+22 डिवाइडेड बाय, हियर इट इज 5.3 इंटू 5.3। ठीक है, अब 9 इंटू 1.6 हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻−10 प्लस 10 टू द इंटू 10⁻+22 इज 10⁻+12 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 5.3। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 144 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 1/5.3 इंटू 10⁻12। चलो सॉल्व करते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 53 अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर कितना आएगा, देखिए 144 डिवाइडेड बाय 53। सो वी नो 53 इंटू 2 इज 106। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 38। 38 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ। 53 इंटू 7 अगर करें तो रफली ये आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय क्या बचता है, ये 5.3 को लिख लेता हूँ मैं 5.3 इंटू क्या बचा 10⁻12। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आता है, दिस आंसर इज अराउंड 0.51 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। तो आपके टेक्स्ट बुक के में शायद से 1 डिजिट फिगर में आंसर दिया है, तो इट इज़ 5.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और चाहो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कूलम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलम फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दैट विल बी गिवन एज F इज इक्वल टू के चार्ज ऑन प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले से आप चाहो तो कूलम्स फोर्स भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें पूछा नहीं है, हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन एट दिस डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम ना प्रैक्टिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेते हैं कि एक्चुअली इन रियल लाइफ हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। फिर उससे जुड़े एक आध छोटे न्यूमेरिकल्स है वो भी देख लेंगे एंड देन वी विल एंड दिस लेक्चर। चलो देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रैक्टिकल वे में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना दो प्लेट लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दिस इज वन प्लेट ए and let's say I have another plate B। अब इन दोनों प्लेट को हम बैटरी से अटैच करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लेट ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं और प्लेट बी को निगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे बैटरी के।
और इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं V मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमने देखा कि ए प्लेट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से मार्क है, अटैच है, तो इस पर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और प्लेट बी निगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो इस पर सारे निगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसे हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, इस पर्टिकुलर केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। ये डायरेक्शन को भी हम अच्छे से आगे वाले इस आने वाले लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए प्लेट के पास एक चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज विच इज प्लस क्यू। ठीक है, मतलब 1 कूलम मैग्नीट्यूड वाला एक कोई तो चार्ज है मेरे पास, एंड आई हैव प्लेस्ड दिस पर्टिकुलर चार्ज नियर द प्लेट ए। क्या होगा, अब हम जान रहे हैं कि यहाँ ए प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जा रही है, और क्योंकि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है दिस विल मूव फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। ठीक है, अब ये अगर प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव हुआ है मतलब पोजीशन उसने चेंज की है, और पोजीशन चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज होती है वो होती है फोर्स, और इस फोर्स के कारण इस पर्टिकुलर चार्ज पर हुआ है वर्क डन। तो फोर्स कौन सा लगा है, कूलम फोर्स, और वर्क डन हुआ है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। एक हम कंसिडरेशन ले लेते हैं कि ये जो दो प्लेट्स है उनके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए d, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन, दिस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हम जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है। अब मान लीजिए इसी चार्ज को, यहाँ जो मैंने चार्ज लिया है ये प्लस क्यू चार्ज, इसी चार्ज को मुझे अगर प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस एक्सटर्नल फोर्स के लगाने के बाद ही ये चार्ज मूव होगा। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो कम से कम जितना फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा है टू मूव द चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, कम से कम उतना तो लगाना पड़ेगा। मतलब अगर प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जाते समय कूलम फोर्स 10 न्यूटन का लगा है, तो बी से ए की तरफ जाते वक्त भी 10 से भले ही थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन कम से कम 10 न्यूटन का तो फोर्स लगना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पर कहाँ से, प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ। तो पहले केस में मान लीजिए अगर मैंने वर्क डन किया है फ्रॉम ए टू बी, तो नेक्स्ट टाइम मैं वर्क डन अगर करूँ वर्क डन तो कहाँ से कहाँ तक करूँगा, बी से लेकर ए तक। इस केस में भी मुझे क्या लगना है, फोर्स लगने वाला है और डिस्प्लेसमेंट लगेगा। अब बस इतना याद रखिए, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी ही रहेगा। ऊपर के केस में फोर्स जो था वो कौन सा था, कूलम फोर्स था, है ना, दिस वॉज कूलम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वॉज डी। अब याद रखिए ये जो कूलम फोर्स है, ये जो कूलम फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सॉरी, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कूलम्स के फोर्स जितना ही है। तो हम इस एक्सटर्नल फोर्स को कूलम फोर्स से इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। तो आई एम सिंपली राइटिंग इट एज एफ सी। व्हाट इज एफ सी, कूलम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट डी, और ये जो फोर्स लगा था वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही हुआ था, तो उनके बीच का एंगल जो है वो जीरो होगा। और हम जानते हैं अगर हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में से डॉट हटा दे तो क्या लिखना पड़ता है, कॉस थीटा, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, यहाँ पर चाहो तो आप लिख लो एफ सी डी कॉस ऑफ ज़ीरो, और ये आ जाएगा सिंपली एफ सी इंटू डी। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि जब मैंने इस बैटरी को प्लेट ए से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल को प्लेट बी से कनेक्ट किया, तो इन दो पर्टिकुलर
प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ? इक्वल टू V। अब हम जानते हैं कि अगर मैं कहूँ कि 1 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 वोल्ट का बैटरी मतलब होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अलॉन्ग 1 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज के कारण जब 1 जूल वर्क डन होगा तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो वोल्ट की अगर परिभाषा देखें तो वोल्ट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब देखिए वर्क डन को मैं WD लिख लेता हूं और चार्ज को मैं Q लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब V इज इक्वल टू WD अपॉन Q हो जाएगा। तो यहां से हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं, WD इज इक्वल टू V इंटू Q। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहा हूं। अब ना आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वर्क डन। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल ही होगी, है कि नहीं? सो माई राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो दिस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाता है हमें? राइट हैंड साइड इक्वल होने के कारण कूलम फोर्स Fc इंटू डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इंटू क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो Q है इस Q को फोर्स के नीचे लेकर आएंगे। तो दिस Fc अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल टू V। ठीक है, अब हमें पता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ E इंटू डी इज इक्वल टू V। सो यहाँ से E इज नथिंग बट V बाय डी, इज नथिंग बट V बाय डी। ये एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है और ये प्रैक्टिकल वे है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपके पास कोई बैटरी है, अगर आपके पास 2 प्लेट्स है, उनमें फिजिकल सेपरेशन आपको पता है प्लेट्स का, देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन दोज 2 प्लेट। यहाँ पर अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या देखा था? दैट वॉज न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, यहाँ से इस पर्टिकुलर फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एक यूनिट बनकर आता है विच इज नथिंग बट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो आप वोल्ट पर मीटर यूज कर सकते हैं या फिर न्यूटन पर कूलम, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। अब हमें एक एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, गैप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द स्पार्क प्लग यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल इंजन इज 1.25 mm. If the potential is 20 volt is applied across the gap, what will be the magnitude of electric field between the electrodes? तो हमें क्या दिया है गिवन डेटा में? गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्पार्क प्लग। अब देख लीजिए सबसे पहले स्पार्क प्लग क्या होता है, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है उस इंजन के ऊपर एक इस तरीके से वायर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंजन के बीच में रहता है। तो इस तरीके से ना एक स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग में मैं यहाँ पर अच्छे से डायग्राम निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, एक ऐसा प्रोजेक्शन होता है जिस पर इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। तो ये एक इलेक्ट्रोड अलग होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड अलग होता है, और इनके बीच में ना बैटरी से करंट भेजा जाता है ताकि इस गैप, ये जो गैप है, ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो गैप है इस गैप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है, और जितना स्पीडली इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और ये स्पार्क ही इस पर्टिकुलर डिवाइस को स्पार्क प्लग बनाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे ना बैटरी से अटैच करते हैं। एनीवे, सो तो क्या दिया है, गैप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। तो गैप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड दिया है, मतलब डी दिया है हमें। हाउ मच इज डी?
1.25 mm and that 1.25 mm is 1.25 into 10 to the power minus 3 मीटर। आगे क्या दिया है, इफ द पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू दी है, V इज 20 वोल्ट। इफ द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि E इज नथिंग बट V अपॉन D। तो चलो V की वैल्यू है 20, D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये 20 जो है वो ऊपर रहने दीजिए, 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर चला गया, हो गया 10 टू द पावर 3 और नीचे हम लिख रहे हैं 1.25। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2000 और नीचे लिख रहा हूँ 125 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए 20 से ना हम डिवाइड 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 25 5 ज़ा 125 एंड 25 8 ज़ा 200, सो ये हो गया 80 अपॉन 5। अब हम 5 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 16 ज़ा 18। तो हमारा आंसर कितना है, दिस इज 160 इंटू 10 टू द पावर 3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिला है, 160 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, या फिर हम इसे कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी देखेंगे, और अंत में इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे, जिसके बाद में हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।